स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट की। तो कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या पढ़ रहे थे? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो उसकी अपन ने डेफिनेशन लिख ली थी। उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे थी कि किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता में उसी लूप की धारा का भाग लगाया जाए। क्या? किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता में उसी लूप की धारा का भाग लगाया जाए तो प्राप्त प्रतिबाधा को क्या कहते हैं? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है। तो प्रथम लूप की वोल्टता अपन ने डायग्राम देखा था, उसके अंदर अपन ने प्रथम लूप की वोल्टता को लिखा था E1 और प्रथम लूप की धारा क्या थी? I1 और सेकंड लूप की धारा क्या थी? I2 और सेकंड लूप की वोल्टता क्या थी? E2। तो Z1 इन इक्वल अपन ने किया था E1 अपॉन I1। तो ये अपन ने निकाली थी प्रथम लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। ठीक है। आज अपन बात करते हैं अंतरित प्रतिबाधा। क्या? आज अपन बात करते हैं किसकी? अंतरित प्रतिबाधा की। अंतरित प्रतिबाधा किसको कहते हैं? देखो, परिचालन के अंदर तो क्या था कि उसी लूप की तो वोल्टता होगी और उसी लूप की क्या होगी? धारा होगी। उसी लूप की वोल्टता में उसी लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलते थे? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा बोलते थे। अब अपन बात कर रहे हैं अंतरित की। ठीक है। तो अंतरित बोलेंगे किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता दूसरी लूप की धारा का भाग लगाया जाए। देखो, किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता में दूसरी लूप की धारा का भाग लगाया जाए तो प्राप्त प्रतिबाधा को क्या कहेंगे? अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं। देखो, किसी परिपथ में, इस परिपथ को आप जाल भी बोल सकते हो। क्या? जाल भी बोल सकते हो। किसी परिपथ में एक लूप की वोल्टता दूसरी लूप की धारा या एक लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए तो प्राप्त प्रतिबाधा को अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं। अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे कि ZT1 2 क्या आ गया? ZT1 2। अब ये 1 क्या हुआ? पहले लूप की, और ये 2 क्या हुआ? दूसरे लूप का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? पहले लूप की वोल्टता E1, दूसरे लूप की धारा I2। ओके, क्लियर है? या फिर ऐसे लिख दो इसको Z1T। ठीक है। ये पहले लूप की बात कर रहे हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा? प्रथम लूप की अंतरित प्रतिबाधा। ये क्या हो जाएगा? प्रथम लूप की अंतरित प्रतिबाधा। ओके। अब अपन बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं या फिर टॉपिक है अपना नेक्स्ट, प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से
परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। कौन से बिंदु से या फिर कौन सी मैट्रिक्स से? प्रतिबाधा मैट्रिक्स से। प्रतिबाधा मैट्रिक्स आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हो। तो देखो न्यू हेडिंग है अपनी प्रतिबाधा मैट्रिक्स के, प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात करना। ठीक है, अब किससे निकालेंगे अपन ये परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा? प्रतिबाधा मैट्रिक्स से। प्रतिबाधा मैट्रिक्स आप लोग जेड पीछे पढ़ के आ चुके हो कि जेड की वैल्यू क्या होती है। देखो जेड आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हो, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, ओके, Z31, Z32 और अरे ये क्या कर दिया मैंने, Z33, ओके। अब इस मैट्रिक्स का सारणिक रूप में मान लिखेंगे। मैट्रिक्स पीछे पढ़ चुके हो ये आप लोग। अब इसी मैट्रिक्स का अपन क्या करेंगे, सारणिक रूप में मान लिखेंगे। मैट्रिक्स का सारणिक रूप में मान डेल जेड है, ओके। अब डेल जेड की वैल्यू भी आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हो। तो डेल जेड इक्वल Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33, ओके। अब अपने को यहाँ पे प्रथम लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या है, Z1 इन है। क्या है, पीछे आप परिचालन बिंदु पढ़ चुके हो तो उसके अंदर अपन ने ये भी लिखवाया होगा कि प्रथम लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा Z1 इन है, ओके। तो Z1 इन इक्वल क्या था अपने पास, डेल जेड अपॉन डेल 1, ठीक है। वहाँ पे अपन ने क्या किया था, E1 अपॉन I1, ओके। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रथम लूप की परिचालन बिंदु निकालनी है अपने को, ठीक है। प्रथम लूप का निकालना है। तो प्रथम की बात कर रहे हैं तो Z1 की बात कर रहे हैं, तो 1 की बात करेंगे तो 1 आएगा। और डेल जेड क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन Z11। ऐसे ही अगर 2 की बात करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल 2, ओके। ऐसे ही जब अपन 3 की बात करेंगे तो डेल जेड अपॉन Z3 या डेल 3, ऐसे ही अपन इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे या फिर परिचालन बिंदु निकालेंगे। अब देखो यहाँ ये जो डेल 1 है, ये डेल जेड का, ये जो डेल 1 है ये डेल जेड का क्या है, एक पर सहखंड है। क्या है, सहखंड है, कोफैक्टर है, ओके। देखो बात करते हैं फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों के। यहाँ डेल 1 डेल जेड के या फिर डेल जेड के 1 1
पर कोफैक्टर या फिर सहखंड, ओके, सहखंड है। अब देखो तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन बात किसकी कर रहे हैं, Z1 की कर रहे हैं, तो Z11 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये Z11 की कॉलम और Z11 की रो, तीनों को, इन दोनों को क्या कर देंगे, छिपा देंगे। 3x3 मैट्रिक्स सारणी डिटर्मिनेंट अपने पास बन रही है। तो अगर अपन Z1 की वैल्यू निकालेंगे तो कहने का मतलब क्या होगा कि del11 की वैल्यू निकलेगी। तो Z11 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे पर, तो अगर 1 है तो Z11 का तो पूरा कॉलम और Z11 की पूरी रो, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, छिपा देंगे या फिर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो प्रतिस्थापित तो नहीं करेंगे, देखो तो अपने पास Z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे Z22 बचा क्या अपने पास, 4 मैट्रिक्स बची, अरे 4 मैट्रिक्स बची कि नहीं बची, तो इनको लिख दो, Z22, Z23, Z32, Z33, ये अपने पास क्या आ गई, प्रथम लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब अपन द्वितीय बिंदु की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालते हैं। देखो द्वितीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, Z2 इन है, यही है। तो देखो Z2 इन इक्वल क्या आ जाएगा, del Z अपॉन del 22, del Z अपॉन del 22। मैंने बोला था 2 की बात करेंगे तो 2 2, 1 की बात करेंगे तो 1 1, 3 की बात करेंगे तो 3 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, del 2 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 2 की बात की है तो 2 2 कहाँ है, ये वाला है, तो ये पूरी वाली रो कॉलम और ये पूरा वाला रो छिपा दो। तो फिर अपने पास क्या बच जाएगा, del 2 2 क्या आ जाएगा अपने पास, देखो Z11 और Z13 और Z31 Z33, यही तो बचा अपने पास। तो क्या बचा, देखो Z11 Z13 Z31 और Z33। ओके, ये अपने पास कौन से द्वितीय लूप की प्रतिबाधा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा आ गई। ऐसे ही अपन तीसरे की निकालते हैं। देखो तृतीय लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा Z3 इन है, Z3 क्या है, इन है। तो अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, Z3 इन इक्वल del Z अपॉन del 3 3, ऐसे लिखोगे del 3 3। Z3 इन इक्वल क्या आ जाएगा, del Z अपॉन del 3 3। अब देखो एक बार आप लोग del Z की वैल्यू लिखो, फिर से मैट्रिक्स लिख लो उसके, Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 और Z33, ऐसे कुछ था। अब अपन देखो बात किसकी कर रहे हैं, del
3 की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देखो 3 वाला तो पूरा कॉलम, ओके, और 3 वाली पूरी रो। क्या किया? 3 वाला तो पूरा कॉलम और 3 वाली पूरी रो, इन सब को क्या कर दिया? हाइड कर दिया। इसके बाद अपने पास क्या बचा? देखो डेल z इक्वल Z11 Z12 Z21 Z22 है ना इजी सा काम। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत टफ है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो इसके बाद अपन बात करते हैं। देखो ये तो अपन ने 3, देखो मैंने इसके अंदर 3 लूपों की निकाली। क्या? पहले निकाली डेल 11 की, डेल 22 की और डेल 33 की। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने पास कितने लूप थे? 3 लूप थे, इसीलिए तो मैंने 3 लूप की निकाली। अगर 2 होते तो 2 की निकालते। तो चलो अब अपन देखते आई वे पास व के वे पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा। अब अपन निकालेंगे अंतरित प्रतिबाधा। ये क्या निकाला था अपन ने? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। अब अपन निकालते हैं आई वे पास व के वे पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा। लिख देंगे अपन ZTIK है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ZTIK इक्वल डेल Z अपॉन, देखो अंतरित परिचालन बिंदु प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या था निकालने का? ये वाला था। ओके, और अंतरित प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या है जो अपन फिलहाल लिख रहे हैं? वो वाला, ठीक है। अंतरित प्रतिबाधा कभी भी आप निकालोगे तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकालोगे? अंतरित प्रतिबाधा निकालोगे। तो देखो ZTIK इक्वल डेल Z अपॉन डेल JK -1 J प्लस K। ओके, आप इसी फॉर्मूले से क्या निकालोगे? अंतरित प्रतिबाधा निकालोगे। क्लियर है? अब अपन निकालते हैं द्वितीय व तृतीय पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा। कौन कौन से लूप के अंदर निकालते हैं? दूसरे और तीसरे के बीच अंतरित प्रतिबाधा निकालते हैं। तो देखो द्वितीय व तृतीय पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा ZT। अब यहाँ पे अपन ने एक तो आई पास की बात की थी और एक के पास की बात की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक लिखा आई और एक क्या लिखा? के। तो यहाँ पे अपन कौन कौन से की बात कर रहे हैं? दूसरा की और तीसरे की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? Z23 है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो ZT23 की अंतरित प्रतिबाधा निकालनी है। क्लियर है? चलो अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो इन क्यों लगा रखा है, और यहाँ पे आपने टी क्यों लगा रखा है? इनका मतलब होता है इनर। क्या होता है? इनर। कहने का मतलब स्वयं लूप की प्रतिबाधा है। क्या है? स्वयं लूप की प्रतिबाधा है। दूसरे लूप, इसमें एक लूप से दूसरे या फिर दूसरे लूप का इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो फिर से सुनो, इन और टी, जेड इन क्या होता है और जेड टी
क्या होता है, देखो जेड इन का मतलब होता है इनर, स्वयं परिपथ की प्रतिबाधा है, यानी कि दूसरे लूप का इन वाले के अंदर या फिर इस स्वयं प्रतिबाधा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक लूप दूसरे लूप में नहीं जा सकता, एक लूप की ही वैल्यू दोनों को आपस में डिवाइड करके ही वैल्यू निकाल सकते हैं। और टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र। क्या होता है, ट्रांसफ़र, कहने का मतलब एक लूप से दूसरे लूप में, ठीक है। इसीलिए मैंने परिचालन बिंदु को नेमिंग दे दी जेड इन और अंतरित को मैंने क्या बोल दिया, ट्रांसफ़र या जेड टी। आपको भी पता है कि डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखवाया था कि परिचालन वाले के अंदर तो स्वयं लूप की ही वोल्टता होगी और स्वयं लूप की ही धारा होगी, पर ट्रांसफ़र वाले के अंदर क्या बताया था कि स्वयं लूप की वोल्टता और दूसरे लूप की धारा, इन दोनों का अगर भाग लगाया जाए तो उसको अपन अंतरित बोलेंगे। और अगर स्वयं लूप की वोल्टता और स्वयं लूप की धारा, इन दोनों का अगर भाग लगाया जाए आपस में तो वो अपना होगा परिचालन प्रतिबाधा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जेड इन और जेड टी लगाया है, ठीक है। चलो अब अपन बात कर रहे थे जेड टी 2 3, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल आई और के की जगह क्या कर देंगे 2 3, ओके। ये -1, जे की जगह कितने हैं 2 + 3, ठीक है। कैसे भी कर लेना, वैल्यू तो माइनस में ही आएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड टी 2 3 पर डेल जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल 2 3, ओके। ये अपने इसकी वैल्यू आई। ये तो अपन ने क्या निकाला, जेड टी 2 3, जैसे कि ऊपर वाले में अपन ने निकाला था जेड 3 इन डेल जेड अपॉन डेल 3 3। ये निकालने के बाद अपन ने इस जेड डेल जेड वाली मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट के अंदर अपन ने वैल्यू को हाइड करके फिर वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपनी यहाँ पे आ गई। अब उसी तरीके से ये वाली प्रोसेस से ही अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ऊपर वैल्यू आप लोगों के पास है, तो ये क्या हुआ 2 3 की बात कर रहे हैं अपन, ओके। तो 2 3 देखो कौन से में है, लास्ट वाली जो रो है उसके अंदर सेकंड वाली कॉलम के अंदर लास्ट वाला नंबरिंग जो है वो क्या है Z2 3 है। तो इसकी कॉलम को और Z, चलो इसको अपन साइड में लिख के देखते हैं एक बार। इसकी वैल्यू कितनी है Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 और Z31 Z32 Z33, ऐसे कुछ थी। अब अपन बात इसकी कर रहे हैं, किसकी 2 3 की बात कर रहे हैं। तो इस पूरी सारणी के अंदर आप लोग ये देखो कि 2 3 कहाँ है, 2 3 यहाँ पे है जी, यहाँ पे है। तो इस वाली पूरी कॉलम को, सॉरी रो को क्या किया, इस वाली पूरी रो को और इस वाले पूरे कॉलम को अपन ने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 3 की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस वाली 2 3 वाली रो को और 2 3 वाली कॉलम को अपन ने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो अपने पास फिर वही 4 मैट्रिक्स बची कि नहीं बची, कौन कौन सी, Z11 Z12 Z31 Z32, आई कि नहीं आई। तो चलो तो देखो ZT 2 3 की वैल्यू अपने पास क्या आई, या फिर अंतरित प्रतिबाधा कितनी आई अपने पास ZT 2 3 की, देखो Z11 Z12 Z31 और Z32, ठीक है। ये अपने पास 2 और, या कहने का मतलब द्वितीय व तृतीय पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा आई है, ठीक है।
इसी तरीके से अब अपन निकालेंगे दूसरे और पहले के बीच। क्या करेंगे, इसी तरीके से अपन निकालेंगे दूसरे और पहले के बीच, सेकंड एंड फर्स्ट के बीच। देखो, द्वितीय व प्रथम पास के मध्य अंतरित प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी इसके बीच अंतरित प्रतिबाधा? ZT21 है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं ZT21, तो डेल Z अपॉन डेल 21 माइनस 1 2 प्लस 1। क्लियर है? चलो, अब ये अपने पास क्या आ जाएगी, ZT21 इक्वल माइनस डेल Z अपॉन डेल 21। ओके, अब अपन फिर से वही मैट्रिक्स लिखते हैं। देखो, सारणिक लिखते हैं। Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 और Z33। ओके, बात किसकी कर रहे हैं? 21 की, इसकी तो कर रहे हैं। तो 21 क्या है, यहाँ पे है, तो इसकी पूरी वाली रो और इसका पूरा कॉलम क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, ZT21 इक्वल Z12 Z13 Z32 और Z33। ये अपने पास क्या आ गई, सेकंड और फर्स्ट की आ गई। ठीक है, अपन ने कौन कौन से की निकाल ली? देखो, सेकंड और थर्ड की निकाल ली, फर्स्ट और सेकंड की निकाल ली। अब अपन इसे ही किसकी निकाल लेंगे, 1 और 3 की निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कौन से की भी निकाल सकते हो इस तरीके से करके। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन भी आ जाए कि इसकी अंतरित प्रतिबाधा आप लोग निकालो, तो याद रखना कि अंतरित प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो फॉर्मूला ज़रूर आप लोग याद रखना, और उसी फॉर्मूले से आप लोग क्या निकालोगे, अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है। अब अपन देखो, ये मैंने पढ़ा टर्मिनल, क्या 4 टर्मिनल 3 टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल। ठीक है, उसी के अंदर अपन ने ये बात की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, ये टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अपन कल 1 या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। ओके, थैंक यू।